हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर जीआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पहला अध्याय सेकंड फिजिक्स में प्रकाश की चल रहा था, जिसमें हमने प्रकाश की डेफिनेशन के बारे में तथा प्रकाश के गुण लक्षण विशेषताओं के बारे में समझा था। आज हम उससे आगे प्रकाश के परावर्तन की तथा गोलीय दर्पण की चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं और यह हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। लेकिन प्रकाश में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं? तो उसका आंसर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम प्रत्येक वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे कि हम सिंपल साधारण तौर पर बता दें कि जैसे कि अगर आप रात के अंधेरे में अगर टॉर्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो जिस जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होकर वापस हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट टकराता है, तो वो वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। क्योंकि परावर्तन का अर्थ होता है वापस लौट आना, और प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का वापस लौट आना। मतलब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है और उस दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और वापस लौट आता है, इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या हो जाती है प्रकाश के परावर्तन की? इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा प्रकाश के परावर्तन में कि एक चीज सिंपल देखिए, हमने साधारण सा एक प्लेन तल बना दिया है जिसमें पॉलिश भी कर दी है नीचे, मतलब एक समतल दर्पण की तरह चिकना अपारदर्शी तल बन गया है। और एक ये आपकी जो किरण आ रही है ये आपतित किरण है, और जो वापस लौट रही है वो आपकी परावर्तित किरण है। और बीच में हमने आपतित किरण और परावर्तित किरण के पूरा जो कोण बना रहे हैं, इसको हमने बीच से एक अवलंब डाल दिया है जो पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण है। मतलब कितने अंश पर झुककर कोई किरण आ रही है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो परावर्तन कोण है। मतलब कितने अंश पर वापस लौट रही है। आपको बता दें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यही इसी चित्र को देखकर ही हम परिभाषा बना सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने ठोस अपारदर्शी तल से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने ठोस अपारदर्शी तल से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र के अनुसार परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा नियम होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपके परावर्तन के दो नियम हैं। तो बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक था कि प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने ठोस अपारदर्शी तल से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या है? जैसे कि अगर हम कोई प्लास्टिक की एक बॉल ले लें और अगर हम बीच से उसको काटते हैं तो दो कटोरी नुमा आकृति निकल आती है। इसी तरीके से अगर हम कांच की एक खोखली बॉल लेते हैं और उसको बीच से काटते हैं तो दो इस तरीके से कटोरी नुमा आकृति निकल आती है। अब कटोरी नुमा जो आकृति निकली है तो उसका जो भीतरी तल है वो धंसा हुआ तल है, और जो ऊपर का तल है वो उभरा हुआ तल है। मतलब दो तल होते हैं। तो जो धंसा हुआ तल होता है उसको हम
अवतल कहते हैं और जो उभरा हुआ तल होता है उसको उत्तल कहते हैं। अभी ये दर्पण नहीं है, लेकिन जब हम इन दर्पणों में, इन खोखले गोलों के जो कटे हुए भाग हैं, अगर हम इसके एक साइड अगर हम पीछे की तरफ पॉलिश कर दें तो ये दर्पण बन जाते हैं। और दर्पण बनाने के लिए हमें पारा या चांदी तथा रेड ऑक्साइड, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, उसकी पॉलिश करनी पड़ती है। जब हम रेड ऑक्साइड और पारा की दर्पण की दूसरी साइड अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है। तो अगर हम किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के पृष्ठ पर हम चांदी या पारा तथा रेड ऑक्साइड, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, उसकी पॉलिश कर देते हैं तो वो गोलीय दर्पण बन जाता है। लेकिन कटे हुए भाग के आधार पर दो तल होते हैं तो उसके आधार पर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक तो धंसा हुआ तल, जैसे कि अगर हम इसको देखें, सबसे पहले इस फिगर को अगर हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देंगे तो धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। अगर हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर रहे हैं, अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश कर रहे हैं तो धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, क्योंकि दर्पण बन जाएगा धंसा हुआ तल, और जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी तो वापस लौटेगी, परावर्तन होगा, तो वो आपका अवतल दर्पण कहलाएगा, क्योंकि धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा, अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। और जब हम धंसे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, क्योंकि उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा क्या बन जाती है? यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि उसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि उसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इस उत्तल और अवतल दर्पण से आधारित कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो चलिए उनको थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। जैसे कि हमने आपके सामने दोनों दर्पण बना दिए हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहां पर देखें, आपको बता दें कि राइट साइड हमेशा पीछे की साइड कहलाती है और जो लेफ्ट साइड होती है वो आगे की साइड कहलाएगी। तो राइट साइड हम पॉलिश कर देते हैं तो एक आपका अवतल दर्पण है और एक आपका उत्तल दर्पण है। अब यहां पर देखिए जी गोलीय खंड के ही भाग हैं, तो जो अगर हम डॉट डॉट करके देखते हैं तो ये एक खोखले गोले के ही भाग हैं, तो जो खोखले गोले का केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा। तो यहां पर जो सी से प्रदर्शित है वो वक्रता केंद्र है, सेंटर। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र की परिभाषा हो गई। इसके बाद हम आते हैं ध्रुव की बात करते हैं, पोल की बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, मतलब जो परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आती है मुख्य अक्ष। तो दोनों चित्रों में देखिए कि मुख्य अक्ष कौन सी है? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भी कह सकते हैं, या वक्रता केंद्र या ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, तो दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी या दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। फोकस कहां होगा? तो दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वहां मुख्य फोकस होता है और उसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि मध्य बिंदु पे F है, मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी और फोकस से वक्रता केंद्र तक की दूरी दोनों ही बराबर होती हैं।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, और जो फोकस दूरी है ध्रुव से फोकस तक की दूरी, क्योंकि फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी या दर्पण से फोकस तक की दूरी, मुख्य फोकस तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। मतलब f बराबर r बटे 2 या r बराबर निकालना है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, तो r बराबर f अपॉन r बराबर 2f और f बराबर r बटे 2। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको मुख्य अक्ष की परिभाषा भी ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को परावर्तित किरण जिस बिंदु पर काटती है वहां पर फोकस होता है, और दर्पण से या दर्पण की ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपकी कुछ ऐसी परिभाषाएं थी। अब हम जो अगला सेशन करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि परावर्तन के किरण आरेख कौन कौन से हैं। अब परावर्तन के किरण आरेख कौन कौन से हैं, दूसरी चीज, और प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख कौन कौन से हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।